अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जिस पर हुआ इश्क ममनू की एपिसोड 6 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सबा मुगल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 6 की तरफ चलते हैं। पहले दोस्ती, फिर मोहब्बत का दावा, उसके बाद हवस ही हवस। ये है मर्द की दोस्ती की मंजिल, फिर तबाही और रुसवाई पर ही इसका खात्मा है। वो देखता रह गया, नफरत से कहे उसके लफ्ज़ों को। लम्हे भर को चुप होकर दोबारा बोली, तबाही और रुसवाई किसकी? जानते हो, औरत की ही, औरत की। मर्द के हिस्से में सिर्फ मज़ा ही मज़ा आता है। महानूर के कहे नफरत आमेज जुमलों को अंदर तक महसूस किया फरदीन ने। वो दंग रह गया उसकी कही बात पर। फरदीन के चेहरे का रंग पहले बदला, फिर धुआंधार चेहरा और आंखों में गुस्सा उमड़ कर आया। पर चंद लम्हों की बात थी, फिर जब्त करते हुए बोला, अफसोस मुझे आपने ऐसा समझा। आपको शायद मैं ऐसा लगूं, पर मैंने तो तुम्हें गलत नहीं समझा, ये जानते हुए भी कि तुम साद मलिक की प्रोडक्शन कंपनी का हिस्सा हो। इतना कहकर वो लंबे डग भरता हुआ चला गया। महानूर को अफसोस हुआ अपने कहे लफ्ज़ों का, क्योंकि वो जानती थी फरदीन बट वैसा नहीं है जैसा वो कह चुकी थी। पर कभी कभी किसी चीज़ को रोकने के लिए इस तरह सख्त लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। फरदीन बट जो कल के सीन को लेकर एक्साइटेड था, अब खामोशी से अपने ट्रैक दे रहा था। आज उसने महानूर से मुखातिब होने की कोशिश तक ना की थी। हाँ, दोनों का कंबाइन सीन होता तो मजबूरन बात करते। सीन ख़त्म होते ही अजनबी बन जाते थे। महानूर जिसका भागने का सीन था और उसका टकराव होना था सेकंड हीरो से। ये सीन मॉल में शूट किया जा रहा था, कुछ रश था, थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही थी उनको। बहरहाल नेचुरल सीन दिखाने के लिए मॉल में शूट किया जा रहा था। अभी वो थोड़ा आगे बढ़ी, किसी से बुरी तरह टकरा गई। देख के चल नहीं सकते, अंधे हो क्या? महानूर गुस्से से बोली। ऑलरेडी फरदीन की वजह से फिक्रमंद थी, जिसको नाराज़ करके दुखी हो गई थी। ऐसी ही थी मासूम सी वो शख्स उसे देखता रह गया, जो गोल्डन फुल स्लीव शर्ट साथ में ब्लैक जीन्स पहने वो क़यामत ही दिख रही थी। सुनहरी रंगत दमक रही थी, उस पर रेड लिपस्टिक उसे मज़ीद हुस्न को निखारने का काम कर रही थी। वो मबहूत होकर देखता रह गया उसको। महानूर घबरा गई इस लम्हे। वो उसकी बाहों में आ गिरी थी, उसकी गिरफ्त में मचलते हुए बोली, प्लीज़ छोड़ दे मुझे। उसके लहजे में तड़प थी, जबकि मुकाबिल वो जालिम गिरफ्त मजबूत कर गया। सबका साख्त होना, किसी के आगे ना बढ़ना महानूर को शॉक कर गया। काले लिबास में मलबूस वो शख्स खासा खुशशक्ल था, मजबूत जिसामत रखता था वो शख्स, पर खुले कंधों तक आते बाल उसे आम शख्स दिखाने में नाकाम थे। राहिल सर, आप बुलाएं सिक्योरिटी को, इस शख्स से छुड़वाएं मुझे। वो मुज़ाहमत कर रही थी पर नाकाम हो रही थी। गौर करने पर एहसास हुआ उनके पास 2 गार्ड थे, जबकि वो शख्स अच्छे खासे गार्ड्स के प्रोटोकॉल में था। अब महानूर की आंखें भीगने लगी थी। उसी लम्हे वो उसे सीधा करके अपने रूबरू कर गया और बोला, मबहूत अंदाज में बोला, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। सारम, कल मेरे मेंशन में ये लड़की होनी चाहिए। अपने ख़ास गार्ड को आखिरी अल्फाज बोला था वो मगरूर अंदाज में। वो उसकी बात सुनकर घबरा गई। यस सर। वो उसका गाल थपथपाता हुआ उससे दूर हुआ और आगे बढ़ा। सारम, सारे कैमरास जो मुझे फोकस किए हुए हैं डिलीट हो जाने चाहिए। वो फुटेज मेरे निकलने के साथ ही लंबे डग भरता हुआ चला गया। सर, सारिम बोला, और राहील जो डायरेक्टर था उससे बोला, कल हम हीरोइन को लेने आएंगे, रेडी रखना, सुल्तान भाई का हुक्म है। वो घबराकर असबात में सर हिला गया। महानूर के पास राहील डायरेक्टर का आकर बोला, चले मिस महानूर, पैकअप। और वो और फरदीन अलग अलग कार में थे। इस लम्हे महानूर ने खुद को तन्हा महसूस किया। महानूर की समझ से बाहर था, अब बगैर पासपोर्ट के वो ये मुल्क छोड़ नहीं सकती। साद मलिक से रब्ता करने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। प्लीज़ मैम, कोई फ़ायदा नहीं होगा, सुल्तान शेख से कहाँ भाग सकते हैं? वो इंडिया का डॉन है, माफिया सब इसके अंडर है, उसकी नज़र से छुपना नामुमकिन है। बेहतर होगा आप उनके मेंशन चली जाए। उसका सेक्रेटरी जो साद मलिक का रखा हुआ था, वो नज़रें चुराते हुए बोला, ये कहाँ फंसा दिया आपने मुझे मॉम? ये कौन सी दुनिया है जिसका हिस्सा मुझे बना दिया आपने? यहाँ तो सब भूखे शेर हैं जो शिकार का ताक लगाए बैठे हैं। यहाँ हीरोइन उनके लिए सबसे आसान शिकार है। महानूर ने अफसोस से सोचा। वो जो सोच रही थी अब इस गंदगी से दूर रहेगी, सोचा न था। ज़िंदगी फिर वहीं ले आई उसी जगह। फुफ्फो, आपने बिल्कुल ठीक कहा था, ये दलदल है, ये शोबिस औरत के लिए दलदल की मानेद है। देखें, जिसमें मैं धंसती चली जा रही हूँ, कोई ऐसी शाख नहीं जिसे पकड़कर सुकून जो मुझे निकाल सके। क्या करूँ या खुदा, मुझे लगा इस सब से जान छूट गई है मेरी। ये एक नई मुसीबत, वो दर्द से चूर लहजे में बोली थी। वो अपने कमरे में टहल रही थी। खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने ब्लैक कपड़ों में मलबूस कुछ मर्द इधर उधर खड़े थे। दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा
तो कॉरिडोर में भी इसी तरह के हुलिये के मर्द खड़े थे। वो समझ चुकी थी ये उसी शख्स के आदमी हैं। वो बुरी तरह फंस चुकी थी। राहिल उसे अच्छी तरह बता चुका था, वो चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता। साथ अपना भी रोना रोने लगा। अब पता नहीं कब तक ये डॉन तुम्हें रखे अपने पास, हमारा तो नुकसान पक्का करवा कर रहेगा। अभी बहुत सीन रहते हैं तुम्हारे, मेरे साथ ही यही होना था। राहिल साहब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे इस फिल्म के, और इनको अपने नुकसान की पड़ी थी। महानूर का तो एहसास तक ना था उसे। वो अफसोस से उसे देखती रह गई। वो शख्स उठकर चला गया, अपना रोना रोकर। उनकी बातों से अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकता, और ना इतने बड़े शख्स से दुश्मनी मोल ले सकता है उसकी खातिर। अभी वो ये इन्हीं सोचों में मगन थी कि साद मलिक की कॉल आई, जो उसके फ़ोन उठाते ही बोल उठा, वाओ ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि सुल्तान शेख से कांटेक्ट हो गया। सच में बड़ा फ़ायदा होगा, जाओ जाकर उसे खुश करो। सच में कमाल कर दिया तुमने, इतनी फिल्में मिलेंगी इसके बाद तुम सोच नहीं सकती, कैरियर बन जाएगा तुम्हारा। वो अपनी कहे जा रहा था, जबकि उसके कान साएं साएं करने लगे। कुछ देर के बाद साद फ़ोन बंद कर गया, और उसके आखिरी लफ्ज़ कुछ यूँ थे, सुल्तान की कुर्बत में हमें मत भूल जाना डार्लिंग। क्या ऊंचा हाथ मारा है, सच में प्राउड ऑफ यू। नो, लानत हो तुम पर, वो गुस्से से बोली दिल ही दिल में। सोफे पर बैठ गई, सर थामकर दोनों हाथों में। बेबसी क्या होती है आज पता चला था। कुछ देर में उसकी माँ का फ़ोन आया, जिसको महानूर ने अपने एहसास बताए, पर वो उसे कुछ यूँ कह रही थी कि नूर ये सब इस फील्ड का हिस्सा है। इन डॉन टाइप लोग या बड़े सियासतदान हों, सब एक्टर्स को जाना पड़ता है। चाहे कितनी बड़ी हीरोइन बन जाएं हम, इससे गुजरना पड़ता है सबको। ये फील्ड ही ऐसी है। ये लोग बहुत पावरफुल हैं, लम्हों में हमें ना सिर्फ स्क्रीन से गायब कर सकते हैं बल्कि दुनिया से भी गायब कर दें। कोई भरोसा नहीं। बेहतर है वहाँ जाओ तो खुश होकर जाना, वही रोनी शक्ल बनाकर नहीं जाना। समझ रही हो ना? फिदा होकर हंसती मुस्कुराती औरत इन मर्दों को तस्कीन देती है, ना कि रोती धोती शक्ल बनाई हुई औरत। वो अपनी कहे जा रही थी, जोश में बगैर महानूर का सोचे। लम्हों में महानूर पर यह राज आश्कार हो गया कि वो सब जानती हैं जो उसके साथ हुआ और जो कुछ होता आया। इस सब से उसकी माँ बाखबर हैं, या शायद वो भी इस सब का हिस्सा रह चुकी हों। महानूर की चुप्पी को महसूस करके निमरा खान बोली, नूर सुन रही हो ना? जी मॉम, वो आयशा से बोली। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो दोबारा बोली कि एक बात का सच जवाब देंगी आप? अब के लहजा सर्द था महानूर का। पूछो। वो चौंकी थी उसके अंदाज पर। साद मलिक ने जो किया वो आपको पता था ना मॉम? हनूस अंदाज वही सर्द सा लहजा था महानूर का। नूर मेरी जान ऐसी बात नहीं, वो गड़बड़ाकर बोली। अब सही मैनों में उनके छक्के छूटे थे। फिर कैसी बात है, वरना आपको कैसे पता मैं रोते हुए ये सब करती हूँ? रोनी शक्ल आपने कब देखी मेरी? महानूर के लहजे में तंज था अब के। नूर तुम गलत समझ रही हो, ऐसी बात नहीं, मैं डर गई थी डॉन का सुन के। वो सफाई देने लगी थी, घबराहट सवार होने लगी निमरा खान के असाब पर। वो कब चाहती थी महानूर को ये सब पता चले। उनकी घबराहट सब वाजे कर गई महानूर पर। अच्छा, मुझे लगा आप भी साद मलिक की तरह खुश हुई एक डॉन के इस तरह बुलावे पर। बताएं ना आपको क्या चाहिए उस शख्स से? अब के महानूर ने डायरेक्ट वार किया उस पर, और वो बौखला कर रह गई और बोली तो लहजे में लड़खड़ाहट वाजे थी। नूर मेरी बेटी, तुम मुझे गलत ना समझो, जैसा तुम सोच रही हो वो सच नहीं। बेफिक्र हो जाएं, अब जो समझी हूँ वो बिल्कुल ठीक समझी हूँ। अब कोई गलत फहमी नहीं रही मॉम। अब भी अंदाज वही था और लहजे में बेगानियत थी भरपूर। क्या समझी हो फिर तुम? उन्होंने पूछा। यही कि जब बर्बाद करने वाली अपनी सगी माँ हो तो खुदा भी उसको बर्बाद होने से बचा नहीं सकता मॉम। मुझे बर्बाद करने वाली आप हैं। अब के उसके लहजा तलवार की धार से भी तेज चीरने वाला था। लहजे में बेइंतहा दर्द था। प्लीज़ नूर ऐसे ना कहो, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करना, मैं रूबरू आकर तुमको समझाऊंगी। वो अब भी कोशिश कर रही थी उसकी नज़र में खुद को साफ साबित करने की, जबकि महानूर दो टोक लहजे में बोली, कोई लफ्ज़ अजाला नहीं कर सकता मेरे खसारे का। मुझे बर्बाद कर दिया आपने। इतनी हवस थी पैसों की तो कोठा खोलकर उस पर बिठा कर बेचती मुझे। इतना दुख ना होता तब, जितना एतबार करके अब हो रहा है। दुख मैंने कितना एतबार किया आप पर, जिसका नतीजा ये दिया है आपने। शाबाश है, खुद को माँ कहते हुए शर्म नहीं आती? डाइन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर आपने तो अपनी ही बेटी की ज़िंदगी में नकब लगाया है। आप तो उस डाइन से भी बदतरीन हैं। महानूर ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी रोते हुए। अब वो सिसक उठी। सारा मान एतबार जो माँ पर था सब टूट गया, साथ वो बिखर गई बुरी तरह। वो रात उसने रोकर गुजारी। अगले दिन कौन सी क़यामत आनी थी, सबसे बेखबर वो अपने आज पर रो रही थी। कितने आंसू उसके नसीब में थे ये तो वक्त ने बताना था। सुकून मिलता है दो लफ्ज़ कागज़ पर उतार कर, चीख भी लेती हूँ आवाज़ भी नहीं आती। सुमन नेहा की डायरी पर हाथ फिर कर रो पड़ी। ये शेर पढ़कर बेआवाज़ रोती रही थी वो। ये डायरी उसे तब मिली थी जब वो उसके गुजरने के कुछ दिन बाद
यहाँ रही थी बच्चों की वजह से। कितने दर्द वो अकेली सहती रही थी, बैक वक्त कितने महाजों पर लड़ती थी। अजलान शाह का हतक आमेज रवैया, सास और नंद की मार, फिर अजलान शाह की गर्लफ्रेंड्स और उनको सर्विस देना। इतनी बेइज्जती क्यों बर्दाश्त की तुमने नेहा, क्यों? वो रो रही थी शिद्दत गम से। किससे पूछती? जिसने बर्दाश्त किया वो चली गई थी, पर सुमन को नासूर दे गई थी। मैं कभी किसी को माफ़ नहीं करूँगी जिसने तुम्हें इन हालों तक पहुँचाया। काश ये रिश्ता एक्सेप्ट ना करते तुम्हारे लिए। अगर मुझे रिजेक्ट कर ही दिया था अजलान शाह ने तो हम भी उसे कर देते रिजेक्ट, तो आज तुम जिंदा होती मेरी बहन, तुम जिंदा होती। वो बेदर्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। ये सब खुद से कहते हुए आज उसे वो दिन याद आया जब पहली दफ़ा वो लोग उसे देखने आ रहे थे। आप ही प्लीज़ अच्छे से तैयार हो जाएं, नेहा ने कहा और सुमन से, मैं तैयार हूँ मेरी जान, सुमन मोहब्बत से बोली थी। दोनों शीशे के सामने खड़ी थी। भला ऐसे तैयार होते हैं? ना कोई हैवी शैवी सा ड्रेस, ना चूड़ियाँ पहनी या ना मेकअप किया है। नेहा मासूमियत से बोली, उसके हाथ थामकर, मेरी जान मुझे पसंद नहीं ये सब, सुमन ने सहूलत से कहा, उसके गाल थपथपाकर। देखें मैं कैसा तैयार हुई हूँ, दिल लगाकर सुमन आपी। नेहा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाई थी। तुम्हें पसंद है ये सब, और यकीन मानो तुम पर सूट करता है ये सब। मेरी बहन दुनिया की हसीन तरीन लड़की है, जानती हो, सुमन ने मज़े से कहा। वाकई इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी वो मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। पर आप ही प्लीज़ मुझे आपको तैयार करवाने देना, लाएं चूड़ियाँ और इयररिंग्स पहना दूँ आपको, नेहा ने मैचिंग निकालते हुए कहा, जिसे नेहा के हाथ से लेकर सुमन ने साइड किया। इसी वक्त, मेरी जान मुझे नहीं पसंद ये सब, मैं रेडी हूँ, सुमन ने प्यार से डिपट कर कहा। उसी वक्त उसकी माँ कमरे में आई और बोली, नेहा ठीक कह रही है, पहन लो। नहीं अम्मी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, वैसे देखें ना नेहा कितनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी में। सुमन उसको नज़र का टिक्का कान के साइड पर लगाकर बोली थी। हाँ, जैसे इसे देखने आ रहे हों वो लोग। हद है नेहा, मेकअप उतारो और ये जेवर उतारो, अजीब लगता है ये सब। वैसे सुमन को ही देख लो, कितनी सादा तैयार हुई है, उसे देखने आ रहे हैं लोग, तुमको नहीं। शर्मीन बेगम ने समझाया उसे और थोड़ा डांट कर, प्लीज़ अम्मी इसे कुछ ना कहें, सच में बहुत खूबसूरत लग रही है हमारी नेहा। सुमन के फेवर करने पर वो मुस्कुराई खुल के, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाती नेहा की जो उसने तैयारी में लगाई थी। और अब उनकी माँ को चुप होना पड़ा, वरना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह नेहा का तैयार होना। नेहा गुलाबी रंग के जोड़े में हल्का मेकअप किए, हाथ में मैचिंग चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ पहने जो उसे खूबसूरत बना रही थीं। उसकी बनिस्बत सुमन रॉयल ब्लू सिंपल कुर्ती में साथ में ब्लू ट्राउज़र पहने, साथ ही साथ गले में स्कार्फ मफलर स्टाइल में पहना हुआ था। जेवर के नाम पर कुछ ना पहना हुआ, कान में बस टॉप्स और हाई पोनी टेल बनाए एक लट निकाली हुई थी। वो रेडी थी। सुमन सर पर दुपट्टा तो ले लो मेरी जान, माँ ने कहा। अम्मी प्लीज़, जब नॉर्मली नहीं लेती तो अब भी नहीं लूँगी दुपट्टा, आप जानती हैं मुझे, बाकी ये ड्रामेबाजियाँ मुझसे नहीं होती। वो कतई लहजे में बोली, तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि लड़के वाले तुमको देखने आ रहे हैं। माँ ने समझाना चाहा, पर वो सुमन ही क्या जो किसी की सुने और समझ ले। अरसा हुआ शर्मीन बेगम को उसके ये अंदाज देखे हुए। मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं यूँ डमी बनकर आना सबके सामने, सुमन ने निडर होकर कहा। शर्मीन बेगम जानती थी अब बिल्कुल नहीं हटेगी सुमन इस बात से, सो कुछ भी कहना फजूल है, इसलिए चुपचाप चली गई थी वो कमरे से। मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा बीवी वाली, बच्चों के नाम पे ब्लैकमेल करके लाए हैं, मेरी तो मंगनी हुई थी। सुमन के कहे लफ्ज़ों की बात गुज़श्त उसके कानों में हुई। मेरी बला से 2 और शादियां कर लें अपनी ज़रूरत के लिए, मुझे कोई परवाह नहीं। आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपकी गर्लफ्रेंड्स को लाएंगे तो उनको सर्व कर दूंगी जैसे नेहा करती थी। वो शदीद अजियत महसूस कर रहा था उसके कहे लफ्ज़ों की वजह से। अचानक गाड़ी को ब्रेक लगाए और स्टीयरिंग पर ज़ोर से हाथ मारा। जिनसे इश्क को उनकी नफरत से कहे लफ्ज़ कैसे मारते हैं। आज अजलान शाह से कोई पूछता तो बताता। हाँ, सुमन उसका पहला और आखिरी इश्क थी जिसे वो खुद पर ममनू कर गया। नेहा से निकाह के बाद इसी इश्क के इनकार ने उसे तबाह कर दिया था, इंसान से जानवर बना दिया था। कितना दर्द जागा था उसके अंदर। लफ्ज़ों की धार तलवार की धार से तेज़ होती है जो अधमरा करते हैं इंसान को। वो लफ्ज़ जो महबूब की ज़ुबान से अगर अदा हुए हों, उसकी कैफियत भी कुछ यूँ थी। इस लम्हे उसे वो दिन याद आया जब उसके सामने पहली दफ़ा आई थी वो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था अपने ऑफिसर की बात सुनने के लिए। उनके ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर एक साइड खड़ा था जब 2 लड़कियां एक साथ ड्राइंग रूम में जा रही थीं। एक सजी समरी सी गुलाबी जोड़े में मलबूस, बेइंतहा खूबसूरत, भरे भरे जिस्म में बेइंतहा खूबसूरती लिए हुए थी। वो अपने हुस्न से किसी को भी दीवाना कर दे, इतने हसीन और इस पर सजने संवरने के अंदाज ने और दिलकश बना दिया था। और दरवाजे के पास पहुंचकर उसने सर पर दुपट्टा लिया था। हाँ, शायद यही लड़की है जिससे रिश्ते की बात चल रही है मेरी।
अजलान शाह ने सोचा और कहा, नॉट बैड। बात करते हुए सराहा उसने दिल ही दिल में। हुस्न तो था, सो उसने दिल ही दिल में सराहा इस गुलाबी कपड़ों में मलबूस लड़की को। हाँ, वो हुस्न परस्त था, उसे खूबसूरत लगी थी वो इस लम्हे, पर अगले पल उसकी आंखों के आगे किसी जुगनू की तरह दूसरी लड़की वाज़े हुई। रॉयल ब्लू कलर में मलबूस, ऊंची पोनीटेल बनाए हुए, एक लट साइड से निकली हुई, नाजुक सी दुबली पतली सी गुलाबी होंठों को गोल किया उसने दरवाजे के पास पहुंचकर। आंखों में बेइंतहा इत्मीनान लिए हुए थी वो लड़की। क्या थी उसकी सादगी में बात जो उसके दिल को धड़का गई, दिल की धड़कनें तेज कर गई थी वो उसकी। इसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ, ये वही लड़की है जो उसके आइडियल के खाने में पूरा उतरती है। ऑफिसर क्या कह रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, बस वो महव होकर देखता रह गया इस परी पेकर को जो अपनी सादगी में उसे दीवाना कर गई थी। ऐसा लगा बस वही रह गई नज़र में, बाकी सब तो ओझल हो गया था मंजर से। अजलान शाह को मुकम्मल कर गई थी वो जब उसने एक उंगली पर लट लपेटी, चारों तरफ नज़र घुमाई अंदर जाने से पहले, क्योंकि खुद पर किसी की बेखुद नज़रें शायद महसूस कर गई थी वो, इसलिए होंठों को आपस में पेवस्त करती उसे घूर कर अंदर दाखिल हो गई और अजलान शाह को पूरी तरह घायल कर गई थी इस लम्हे। दोबारा ज़रूरी कॉल आ गई, मजबूरन सुननी पड़ी और जाना पड़ रहा था उसे, क्योंकि ज़रूरी था। इसलिए वो सीधा माँ के पास आया और बोला उनके कान के पास हल्की आवाज़ में, मुझे ज़रूरी काम है, जाना ज़रूरी है। मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी भेजता हूँ आपको, आप उन लोगों को बता दें मुझे उनकी छोटी बेटी पसंद आई है। करूँगा तो उससे, वरना उस घर की किसी लड़की से नहीं। माँ हैरान हुई उसके दो टोक अंदाज पर। अपनी कहकर वो उठकर दुरानी साहब से मिलता माजरत कर गया कि वो कुछ देर और रुक नहीं सकता, ज़रूरी पहुँचना है, एमरजेंसी है। वो उसकी माजरत कबूल कर गए क्योंकि समझते थे उसकी जॉब की मसरूफियात। फिर उनसे मिलकर रवाना हो गया। जाते जाते उस परी पेकर का हर एक नक्श आंखों में बसा गया। लंबे डग भरता हुआ निकल गया। फिर इस कदर मसरूफियात बढ़ी कि उसके पास टाइम न था कि ससुराल जाए। मंगनी भी सादगी से उसकी माँ कर आईं। अजलान शाह को वैसे भी शोर शराबा ज़्यादा पसंद ना था, इसलिए माँ ने कहा भी वो मान गया। बहन ने मंगनी की पिक्चर मोबाइल पर दिखाना चाही तो उसने इतना रिएक्शन ना दिया तो वो भी चुप हो गई। नया नया ओहदा था, नए जज्बात, इसलिए वो भरपूर टाइम दे रहा था। ऊपर से कराची के हालात ने पुलिस वालों की नींदें हराम की हुई थी। इन दिनों गुमनाम लाशों के मिलने का सिलसिला, पुलिस पर प्रेशर, हालात की संगीनी ने उसे किसी तरह अपने इश्क से दूर किया। अजलान शाह को पता ही ना चला, उसे बस इतना पता उसका नाम नेहा है, अपने इश्क का नाम नेहा है उसने समझा हुआ था। मेहंदी की रात वो दूसरी दफ़ा ससुराल वालों से मिला। उस दिन उसकी बड़ी साली कल मायों में गिरने की वजह से आज शिरकत ना कर सकी, जो उसकी छोटी साली ने बताया उसे। वो मुस्कुराकर सुनता रहा। मायों टिपिकल जनाना फंक्शन था, इसलिए अजलान शाह ने शिरकत से माजरत कर दी। वैसे भी लड़के वालों का एक ही फंक्शन था बड़े पैमाने पर, 5 स्टार होटल में वलीमा रिसेप्शन। मेहंदी की रात उसे अफसोस हुआ वो अपने इश्क का दीदार न कर सका। घूंघट ने बेड़ा गर्क कर दिया था जो बीच में दीवार बना हुआ था। अजलान शाह का मूड ख़राब हुआ इस घूंघट वाली पुरानी वकियानुसी रवायत पर। बहरहाल जब्त कर गया। रस्म के बाद वो थोड़ी देर रुका और चला गया। बस आज की रात पर्दा कर लो, कल निकाह के बाद ये पर्दा हट जाएगा, फिर देखता हूँ कैसे करती हो पर्दा मुझसे। जी भर कर दीदार करूँगा तुम्हारा, पूर पूर तुम्हारा। मेरे इश्क की सतरंगों में ना भरा तो मेरा नाम भी अजलान शाह नहीं। वो सोचता हुआ निकल गया पंडाल से। अगले दिन निकाह के बाद जब उसकी नज़र स्टेज से नीचे सामने सोफे पर बैठी उस लड़की पर पड़ी तो वो दंग रह गया। अगर उसका इश्क वहाँ है तो उसके साथ कौन बैठी है? तड़प कर उसने अपने पास बैठी अपनी बीवी का घूंघट उठाया। ऐसा लगा सातों आसमां आ गिरे हों उस पर। सबने विसल मारी और तालियां बजाईं इस रोमांटिक अंदाज पर। उसको तो समझ ही ना आई, यहाँ तक कि नेहा तक शर्माई उसके यूं बेबाकी से महफिल में घूंघट उठाने पर। किसी को क्या एतराज़ होता, आखिर उसकी बीवी हो चुकी थी। पर वो जल्दी उसका घूंघट वापस गिराकर सीधा हुआ। आंखों की जोत बुझ गई और उसकी जगह वैरानी ने ले ली। दिल की धड़कन मध्यम पड़ने लगी हो जैसे। अजलान शाह अपनी जल्दबाजी और बेखबरी में तुम मारे गए। या खुदा, ये क्या हो गया मेरे साथ? वो किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर टूट पड़ा। अब सब उसे मुबारक दे रहे थे पर वो साएं साएं करते असाब के साथ वसूल कर रहा था। अब समझ आया वो अपने पाँव की वजह से निकाह के वक्त दूर बैठी थी, उसे नज़र ना आई, वरना शायद निकाह की हामी ना भरता वो अगर एक दफ़ा देख लेता उसको। और यकीनन वो बहन के पास खड़ी होती निकाह जैसे नाजो वक्त पर, जैसे उसकी छोटी साली उसकी बीवी नेहा के पास खड़ी थी। अब थोड़ा रश कम हुआ और वो किसी कज़न के सहारे लंगड़ाती हुई स्टेज पर आ रही थी। अजलान शाह को लगा वो इसकी जान ही निकालने आ रही है। वो तड़प कर अपनी जगह से उठा क्योंकि वो उससे मिलने का हौसला खुद में जुटा नहीं पा रहा था। वो जल्दी से उठा और जाने लगा क्योंकि जिसका सामना वो
सुहाग की सेज पे करना चाहता था। वो यूं बहन जैसे ओहदे पर आकर मिलेगी तो मौत जैसी तकलीफ तो होगी ही। अजलान शाह सब कुछ हो सकता है पर रिश्तों का तकद्दुस पामाल करने वाला बेगैरत नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वो साली जिसे रिश्ते को बहन की तरह समझा जाता, सो इस लम्हे वो उसकी पहुंच से दूर हो जाना चाहता था। पर उसी लम्हे जब वो उसके पास से होकर जाने लगा, स्टेज से उतरकर वो उसका हाथ थाम गई और लगा सारी दुनिया वहीं थम गई हो। जैसे क्या हुआ जी, जीजा जी ऐसे स्टेज छोड़कर भाग रहे हैं, मुझसे नहीं मिलेंगे, आपकी बड़ी साली हूँ। सुमन दुरानी वो अपने असली कॉन्फिडेंट वाले अंदाज में बोली थी। उसके चेहरे पर खुशी साफ जाहिर थी। वो बेइंतहा खुश है इस शादी से। वो देखता ही रह गया। आज भी उसका हुस्न मात दे रहा था। कई हसीन लड़कियों को पिंक मैक्सी में लाइट मेकअप किए वो खूबसूरत लग रही थी। मेरी मासूम बहन का बहुत ख्याल रखना है आपको, हमारा कोई भाई नहीं, मैं ही नेहा का भाई भी हूँ और बहन भी। वो बोल रही थी और वो देखता रह गया। इस हसीन व जमील लड़की और उस पर इसका बोलना बस दिल लूट लिया। इतना कॉन्फिडेंट निडर अंदाज था उसका। ऐसी लड़की देखी कहाँ थी अजलान शाह ने कभी। एहसास यहाँ बढ़ता ही जा रहा था। वो तड़प उठा तकदीर के इस खेल पर। काश वो ना बोलती, इससे कुछ तो भरम रह जाता। पर उसका घायल करता बोलने का अंदाज मुनफरिद लड़की लगी थी। वो अजलान शाह को अपना दिल बेकाबू होता महसूस हो रहा था। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? कहीं अपनी बीवी के जलवे देखकर साख्त तो नहीं हो गए? कुछ देर पहले उसका यूं घूंघट उठाने पर टोंट कर गई थी। वो क्या कहता और क्यों करता, उसकी गलतफहमी दूर। उसे क्या बताता, क्या खोया उसने? सुमन शरारती अंदाज में बोली। वो जो छोटे कद की वजह से उसे मुतवज्जो करने के लिए ऊंचा बोल रही थी, अब के उसे इशारा किया कि कुछ झुककर उसकी बात सुने। एक मिनट मेरी बात सुने, सुमन बोली। वो उसके हुक्म पर झुककर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ और वो उसके कान के पास करीब होकर बोली, वैसे आपस की बात है ना? मेरी बहन, लाखों में एक आपका यूं दंग रह जाना आम बात है ना? वो तस्दीक के लिए बोली थी शोख अंदाज में। सुमन का लहजा सरशारी लिए था क्योंकि वो खुश थी उसकी बहन को पसंद किया गया है, तभी इतने बड़े घर में शादी हुई है। अपनी बहन की खुशनसीबी पर बेइंतहा खुश थी। अजलान शाह से कोई पूछता तो कहता, खुदा के लिए कोई इसे चुप करवा दे, ये यूं ही बोलती रही तो मर जाऊंगा मैं, फना हो जाऊंगा। नहीं, फना तो कर चुकी थी वो बस असबात में सर हिलाता स्टेज से उतर गया था और वो पंडाल बाहर निकलकर एक तरफ तन्हा गोशे में लंबे लंबे सांस लेने लगा। वो अपने हवास बहाल करने लगा। नहीं पा सकता, तुम्हें कभी नहीं पा सकता। नेहा को छोड़ भी दिया तब भी नहीं पा सकता, क्योंकि तुम्हारी नफरत भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। बेहतर है अजलान शाह, समझौता कर लो, इस हकीकत को तस्लीम कर लो। खुदा ने तुम्हारे नसीब में नेहा को ही लिखा था, ये मान लो। दफन कर दो सुमन के इश्क को। तुमने खुद पर अपना इश्क ममनू कर दिया है, तुम पर अपना इश्क अब से ममनू है। फिर रुखसती के वक्त उसने एमरजेंसी कहकर जल्दी करवाई, क्योंकि ये सब बर्दाश्त से बाहर था। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, एक बेटी की तबाही मुझे मार रही है, मेरी दूसरी बेटी को बचा लो। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हैदर शाह हाथ जोड़कर तकलीफ़ और अजियत में बोला था। वलीद शाह से फुफ्फो की भी आंखें नम थीं। ताया जान, अल्लाह आपको सेहत दे, आप ऐसी बातें ना करें, कुछ नहीं होगा आपको, वलीद शाह ने उनके हाथ थामकर कहा। उनकी आंखों की बेबसी की अजियत अपनी जगह, पर अपने इश्क से दस्तबरदारी मंजूर ना थी उसे। इसे अपना लो, इससे शादी कर लो, मुझ पर ये एहसान करो। हैदर शाह ने मिन्नत की, पर वलीद शाह ने कहा नहीं। इसके हर अंदाज में नफ़ी थी। मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं करूँगा, वो दुख और अफसोस से कहता निकल गया अस्पताल के कमरे से। आपा, आप इसे समझाएं ना, हैदर शाह ने बहन से कहा। हैदर, जिद ना करो, वो भी अपनी जगह सही है, आपा ने कहा। हैदर शाह को अफसोस होने लगा महानूर ने जो किया कि क्योंकि वलीद शाह की असियत वो भी महसूस कर गए। अगले दिन महानूर का पहला आइटम नंबर रिलीज हुआ, इसी फिल्म का जिसकी शूटिंग पर वो इन दिनों दुबई में थी, जिसने पूरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया। वलीद शाह को यकीन ना आया वो ये सब भी कर सकती है। उसका दिल खून के आंसू रोया। फुफ्फो ने एलईडी बंद करना चाही, वलीद शाह ने मना कर दिया। क्यों, खुद को अजियत दे रहा है। रो तो वो भी रही थी, यूं तो तरबियत नाली थी उसकी जो इस कदर गिरती जा रही थी। महानूर, फुफ्फो नसीब की लिखी अजियतें सहनी पड़ती हैं, ये अब वो करेगी, सोचा ना था। आपकी और मेरी मोहब्बत को अपने कदमों तले रौंद कर चली गई वो। कुछ लम्हों की बर्दाश्त के बाद उसने एलईडी उठाकर तोड़ दी। जब महानूर के बेहुदा पोज ने उसकी बर्दाश्त की हदें तोड़ी, एलईडी को लाते मारता वो पागल सा महसूस हो रहा था। कहीं कोई और भी था जो इसी अजियत से गुजरा था। ये सब देखकर वो कौन था, ये वक्त ने बताना था। वाह, क्या बात है, इन हाथों को इतना तकल्लुफ़ ना दें सुमन जी। ये खूबसूरत हाथ प्यार के लिए हैं, ना किसी और के बच्चों को संभालने के लिए। बेहुदा अंदाज में कहता शख्स सुमन को जहर लगा।
مسٹر رضا اپنی حد میں رہیں، سمن تند لہجے میں بولی تھی۔ اس کا نہ صرف لہجہ سخت تھا، تاثرات بھی سخت تھے۔ ارے آپ برا مان گئی، میں تو مذاق کر رہا تھا، وہ نرمی سے کہتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ یہیں تک بس رہی سمن کی، اس کے ہاتھ کا زناٹے دار چماٹ رضا کا منہ لال کر گئی اور وہ اس کی جرأت پر دیکھتا رہ گیا۔ یو بلڈی بچ، رضا نے غصے سے کہا۔ اس لمحے وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔